बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में भी हम प्रेपोजिशंस ही सीखेंगे। प्रेपोजिशंस के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने काफ़ी हद तक डिटेल में प्रेपोजिशन इन के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेपोजिशन ऐट के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐट को हम किस तरह पे और किस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। नेटिव का मतलब होता है मुकामी। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को मैं जब भी इंग्लिश बोलते हुए सुनती थी तो मैं हैरान रह जाती थी कि कभी अगर ये ऑफिस में खड़े हैं तो कहते हैं आई एम इन द ऑफिस, और कभी ये इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं आई एम एट द ऑफिस। यानी किस वक्त इन बोला जाए, किस वक्त ऐट, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। उसके बाद मैंने इस पर काफ़ी हद दर्जे रिसर्च की और उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आपने बताना है कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं ज़्यादा अरसे के लिए, या आप किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, तब आप इन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, तब आप ऐट कहेंगे। या आप ये कहेंगे कि हम इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तब भी आप ऐट का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इन और ऐट, अगर आप इन की जगह ऐट भी यूज़ कर लेते हैं तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं उनकी तरह की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये अपने माइंड को क्लियर करना है कि अगर आप किसी जगह पर मौजूद हैं, यानी ऑफिस में हैं या पार्क में कहीं पर भी मौजूद है, तब अगर कोई पूछता है कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, तो आप कहेंगे ऐट के साथ वही सेंटेंस। और अगर आप जैसे ऑफिस के अंदर है, मतलब काम कर रहे हैं अपना काफ़ी अरसे के लिए, या किसी जगह पे आप गए हैं, किसी टिकट ऑफिस में गए हैं, किसी भी आप ATCL ऑफिस गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर गए हैं, तब हम इन का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन की जगह ऐट भी यूज़ कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर बताया क्योंकि इसको मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी ये इस सेंटेंसेस को इस तरह के सुन के कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो अब मैंने आपको भी क्लियर कर दिया क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी स्ट्रेस मुझे रही है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो अब आइए अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपने प्लेस के बारे में बताना है, जगह के बारे में, तो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि हम तब ऐट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, नहीं आप कहाँ हैं। सेल फोन पे भी कोई पूछ सकता है या कोई फ्रेंड भी पूछ सकता है आपको कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो हम उनको रिप्लाई देंगे जहाँ पे भी हम मौजूद होंगे, हमने उस तरह का रिप्लाई देना है। जैसे आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम इन द एयरपोर्ट भी आप कह सकते हैं कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। लेकिन अगर आपने बताना है कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, वहाँ पे आपने एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। आई एम एट द एयरपोर्ट, एट द बुकिंग ऑफिस, इन द बुकिंग ऑफिस होगा अगर आप बुकिंग ऑफिस के अंदर अपनी टिकट ले रहे हैं या बुक करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एट द बस स्टॉप, एट द सिनेमा, एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एट द डोर, एट द पार्टी। मैंने आपको उस दिन बताया था इन द पार्टी होता है हम पार्टी में मौजूद हैं, यानी पार्टी चल रही है और हम उसमें मौजूद हैं। कोई पूछता है तो हम कहेंगे वी आर इन द पार्टी। लेकिन अगर आपसे वैसे ही कोई पूछे कि इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, तो आप कहेंगे एट द पार्टी, पार्टी पर मौजूद हैं। आगे देखें, एट द सी साइड, एट द स्टेशन, एट वर्क, यानी काम पर। दूसरे नंबर पे देखें, वी यूज़ एट विद टाइम्स। अगर हमने वक्त के बारे में बताना है तो तब भी हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करेंगे। एक बात आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि वो मैंने सिर्फ प्लेसेस के बारे में कहा था, यानी जगहों के बारे में, कि अगर आप किसी जगह पर मौजूद हैं तो आप इनका प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एट भी। और स्पेसिफिक मैंने बताया कि क्यों एट यूज़ करेंगे और क्यों इन। लेकिन जब आपने वक्त के बारे में बात करनी है तब आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, वो है एट। कभी भी यहाँ पे इन नहीं लगाना। अगर इन आप यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखें, जैसे मिसाल के तौर पे एट 8 o'clock, 8 बजे, एट 1 o'clock, कोई भी वक्त हो सकता है। अगर आपने वक्त के बारे में बात करनी है तो आपने एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मीटिंग किस वक्त है, एट 1 PM, ठीक है, कि 1 बजे है। याद रखें 12 बजे अगर रात के होते हैं उसके बाद वक्त AM बन जाता है, ठीक है। 12:01 से वो AM बन जाता है, 12 दोपहर के 12 बजे तक। और दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उसके बाद वक्त PM बन जाता है, यानी आपने जब भी बात करनी है 1 PM, 2 PM, 3 PM। और सुबह को आपने, यानी जो अलस सुबह जो वक्त होता है सुबह के 1 बजे हैं, यानी रात के 1 बजे हैं, तो उनको आपने AM कहना है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एट 8 o'clock,
8 बजे। AM भी हो सकते हैं, PM भी हो सकती है, यानी सुबह के बारे में भी बात हो सकती है, रात के बारे में भी बात हो सकती है। एट लंच टाइम। एक बात यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूजिंग मुझे उस वक्त भी लगती थी कि हम कभी कहते हैं इन, कभी कहते हैं एट। तो याद रखें, अगर आपने डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच इनके बारे में बात करनी है तो आपने प्रेपोजिशन एट लगाना है, यानी एट लंच टाइम, लंच टाइम पर, यानी हम जब जो भी बात करनी है तो हम लंच पर करेंगे, या हम डिनर पर करेंगे, या ब्रेकफास्ट में। और नाइट, रात के बारे में अगर आपने बात करनी है तब भी आप एट का ही प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इन कब आपने यूज़ करना है? इन करना है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन जब आपने नाइट की बात करनी है तब आपने इन नहीं यूज़ करना, तब आपने प्रेपोजिशन एट यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ नाइट के लिए एट का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, बाकी सुबह, दोपहर, शाम उनके लिए आपने प्रेपोजिशन इन यूज़ करना है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर आपने खाने के औकात के बारे में बात करनी है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके वक्त आपने एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस दौरान आपने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है वो है एट। यहाँ पे कभी भी आपने इन नहीं यूज़ करना। इन लंच नहीं कहना, आपने कहना है एट लंच। इन ब्रेकफास्ट नहीं, आपने कहना है एट ब्रेकफास्ट। इसी तरह एट डिनर, यानी हम जो कुछ भी डिस्कशन करनी है हम डिनर पर करेंगे, एट द डिनर। आगे देखें और याद रखें कि नाइट के लिए कभी भी आपने इन द नाइट नहीं, एट नाइट होता है। अगर आपने प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, आई यूजुअली गो टू यूनिवर्सिटी एट 8 o'clock, यानी मैं यूनिवर्सिटी कितने बजे जाती हूँ? 8 बजे। वी विल डिस्कस दैट एट लंच, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं हम कब करेंगे? लंच पर, यानी जब लंच का वक्त होगा उस वक्त। क्योंकि आपको पता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो होता है वो भी एक मखसूस वक्त पे किया जाता है, दोपहर का खाना भी और रात का भी। तो इसीलिए इनके लिए प्रेपोजिशन एट यूज़ होती है, क्योंकि एट वक्त के इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें वक्त के बारे में बात की जाए उसमें हम एट लगाते हैं। आगे देखें, सी यू एट लंच, यानी लंच पर मिलेंगे। आगे देखें, इसके अलावा एट द वीकेंड, इख्तिताम हफ्ता में, यानी हफ्ते के एंड पे अगर हमने कोई बात करनी है कि जो कुछ भी आपकी एक्टिविटी है अभी छोड़ो उसको एट द वीकेंड, यानी आपने अगर हफ्ते के आखिर के बारे में बात करनी है तो आपने तब भी एट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है। एट द मोमेंट, इस वक्त। आपको याद होगा कि आप जब भी कभी इंग्लिश की न्यूज़ सुनते हैं तो उस वक्त कहते हैं न्यूज़ एट द मोमेंट, इस वक्त की खबरें, ठीक है। इस वक्त के बारे में अगर आपने बात करनी है तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है एट द मोमेंट। ये फ्रेज़ है, फ़िक्रा है, ठीक है। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, एक ही वक्त है में बात करनी, यानी मैं आई तो वहाँ पे मेरी दोस्त भी आ गई, तो उस वक्त आपने जो प्रेपोजिशन के साथ फ्रेज़ इस्तेमाल करना है वो आपने कहना है एट द सेम टाइम। आगे देखिए, एट द एज ऑफ, की उम्र में। एट द एज ऑफ 16 ही गॉट हिज स्कॉलरशिप, यानी अगर आपने किसी की उम्र के बारे में बताना है कि इस वक्त, इस उम्र में उसने ये कामयाबी हासिल की थी, तो तब आपने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है इसमें। आगे देखें, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस यहाँ पे आपके लिए, यानी फ़िक्रे, वो मैं बता रही हूँ जिनमें एट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आम बोलचाल में इनको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखें, एट दिस स्टेज, इस मरहले पर। ये आम तौर पर आपने सुना होगा कि हम कहेंगे इस मरहले पर, जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि इस मरहले पर हमने ये कुछ डिसाइड किया है, अभी हमने इस मरहले पर जब हम पहुँचेंगे तो हम ये करेंगे। तो जब उन्होंने बात करनी है किसी ने भी इस मरहले पर, तो वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे एट दिस स्टेज, यानी इस मरहले पर। मिसाल के तौर पर, आई कैंट से एनीथिंग एट दिस स्टेज, यानी इस मरहले पर मैं भी कोई बात नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, उनसे पूछा जा रहा होता है पॉलिटिशियन से कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे अभी इस मरहले पर मैं आपको कुछ डिटेल नहीं बता सकती या नाम नहीं बता सकता। तो तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल, ये फ्रेज़ इस्तेमाल होता है, ये फ़िक्रा, एट दिस स्टेज। नंबर 2 पे देखें, एट द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट में, यानी अगर आपने कोई काम भी किया आखिरी वक्त में किया है या किसी को आदत है कि हर काम आखिरी मिनट पे करने की, तो आपने इसके लिए फ्रेज़ इस्तेमाल करना है एट द लास्ट मिनट। जैसे मिसालों पे देखें, उससे पहले आप ये देखें, एट द लास्ट मिनट इज़ यूज्ड टू स्पीक अबाउट समथिंग दैट जस्ट मैनेजेस टू हैपन, यानी कोई ऐसा काम जो कि आप
आखिरी वक्त पर करने में कामयाब हो गए, तो तब आपने ये फ्रेज़ इस्तेमाल करना है, ये फ़िक्रा इस्तेमाल करना है, एट द लास्ट मिनट। जैसे यहाँ पे कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं। वी वर एबल टू बुक अ फ़्लाइट टू न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के लिए हमने जो फ़्लाइट बुक करनी थी, हम कामयाब हो गए एट द लास्ट मिनट, आखिरी वक्त पर। यानी हमें आखिरी वक्त पे अगर आपको बुकिंग मिल गई है, तो तब आपने ये फ़िक्रा इस्तेमाल करना है, एट द लास्ट मिनट, आखिरी वक्त पर, आखिरी मिनट में। अनफॉर्चुनेटली माई सन टेंड्स टू डू थिंग्स एट द लास्ट मिनट, यानी वो माँ बता रही है बदकिस्मती से उसका बेटा क्या करता है कि चीज़ों को जो है आखिरी मिनट पर करता है। तो हम एक मदर बता रही है किसी को अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के या बेटी के बारे में। बेटे के यहाँ क्योंकि सन का जिक्र किया है, डॉटर भी हो सकता है, बेटी के लिए अगर बात करनी हो तो डॉटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो वो कह रही है अनफॉर्चुनेटली माई सन टेंड्स टू डू थिंग्स एट द लास्ट मिनट, यानी बदकिस्मती से मेरा बेटा जो है वो हर चीज़ को क्या करता है, आखिरी वक्त पर सर अंजाम देता है। आगे देखें 3 पे, एट द एंड, आखिर में। अब आखिर में को हम किस तरह पढ़ेंगे, एट द एंड इज़ अ टाइम एक्सप्रेशन, यानी ये भी वक्त के बारे में एक्सप्रेशन है। रेफरिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ एन इवेंट, यानी जब एक कोई इवेंट ख़त्म हो रहा हो तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं लास्ट पार्ट पे उसकी, तब भी हम एट द एंड का इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड कैन बी यूज्ड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस। इसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस में, इसको हम सेंटेंस के या तो बिल्कुल शुरू में लिखते हैं या इसको एंड पे। जैसे मिसाल के तौर पे एट द एंड ऑफ हर प्रेजेंटेशन, यानी अपनी प्रेजेंटेशन जो भी वो पेश कर रही थी उसके आखिर में उसने कहा, क्या कहा, शी आस्क्ड पार्टिसिपेंट, जो लोग उसमें शामिल थे उनसे उसने कहा, दे इफ़ दे हैड एनी क्वेश्चंस, यानी आम तौर पर आपको पता है कि जब भी कोई स्पीच भी दे रहा होता है या कोई, आपने देखा होगा कि जब भी कोई पॉलिटिशियन अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पहले वो अपनी बात पूरी आपको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद वो अपनी जब ख़त्म कर लेते हैं स्पीच तो उसके बाद कहते हैं कि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, जो भी वो प्रेजेंटेशन दे रही थी उसके आखिर में। यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन शुरू में है, एट द एंड, ठीक है। यानी उसने उसके बाद सारे जो लोग भी वहाँ पे जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, मौजूद थे, उसने उनसे पूछा कि उनके पास कोई क्वेश्चन हैं पूछने के लिए। नेक्स्ट देखें, everyone applauded and complimented him on his hard work at the end of the evening। इसमें भी यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे at the end of the evening को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सब ने तालियां बजाई और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की, उसके जो उसने हार्ड वर्क किया था उसके। और कब हमने एट द एंड ऑफ का इस्तेमाल किया इस सेंटेंस के तकरीबन आखिर में। एट द एंड को आप याद रखें कि या तो आप सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करेंगे या एंड पर। नेक्स्ट देखिए, एट लीस्ट, कम से कम, यानी कम से कम नहीं, कम अज़ कम, ठीक है। कम अज़ कम का मतलब होता है कम अज़ कम हम कब इस्तेमाल करते हैं कि ये नहीं हुआ तो कम अज़ कम इतना तो हो गया। इसी तरह इंग्लिश में हमने एट लीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एट लीस्ट इज़ अ फ्रेज़, एक ऐसा फ़िक्रा है दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पॉजिटिव साइड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन, यानी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है कि जैसे खुदा न खास्ता कहीं हादसा हो गया, हम कहेंगे वहाँ हादसा तो हो गया लेकिन कम से कम उसकी बचत हो गई, यानी वो कम से कम बच गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि बात तो नेगेटिव हुई है, गलत बात हुई है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कम से कम उसको चोटें नहीं आई। तो नेगेटिव सिचुएशन में अगर कोई आपने पॉजिटिव बात करनी है तो तब हम एटलीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कम से कम इतना तो कुछ हो गया। तो इसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है एट लीस्ट। जैसे मिसाल के तौर पे, एट लीस्ट द टीचर गेव यू सम हेल्प विद योर होमवर्क, यानी अगर हम बता रहे हैं कि कम से कम टीचर ने तुम्हें होमवर्क करने में भी तो कुछ मदद कर दी थी। बात की जा रही है कि कम से कम एट लीस्ट द टीचर गेव यू सम हेल्प विद योर होमवर्क, यानी टीचर जो था उसने आपको होमवर्क में थोड़ी सी मदद दे दी। एट लीस्ट वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट आवर फ्रेंड्स वाइल वी वर देयर, अगर जब हम वहाँ पे गए थे तो फिर क्या हुआ कि जब हम वहाँ मौजूद थे तो हमारी कम से कम अपने दोस्तों के साथ मुलाकात हो गई। तो यहाँ पे भी देखें, अगर आपने कम से कम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इंग्लिश में तो आपने उसको बोलना है एट लीस्ट आखिर का, यानी कम से कम, यानी
कोई काम आपका नेगेटिव हो रहा है, यानी दोस्तों से बहुत अरसा आप मिले नहीं, पार्टी पे आप गए हैं, आपका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन कम से कम आपको अपने दोस्त वहाँ मौजूद मिले, आप उनसे मिल लिए वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे एट ऑल, बिल्कुल भी। एट ऑल इज़ प्लेस्ड एट द एंड, यानी एट ऑल की भी आपको मैं पोजीशन बता रही हूँ कि ये भी सेंटेंस के आखिर में होता है ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमलों में, टू ऐड एम्फेसिस टू द स्टेटमेंट, यानी अपनी किसी भी बात पर जो भी आपने की है उसको ज़ोर देने के लिए हम एट ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आई डोंट लाइक लिवर एट ऑल, यानी मुझे लिवर पसंद नहीं है, या ही हैज़ नो डिज़ायर टू विजिट हिज पेरेंट्स ऑन वेकेशन एट ऑल। एट ऑल मैंने आपको बताया किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल भी, यानी बात तो नेगेटिव की जा रही है लेकिन ज़ोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर जो भी वो नेगेटिव बात कर रहा है। तो जब सेंटेंस में किसी बात पर, नेगेटिव बात पर ज़ोर दिया जाए तो तब हम एट ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं। आई विल नॉट टॉक विद यू एट ऑल, यानी मैं बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करूँगी। बात तो मैंने नहीं करनी, लेकिन जब मैं एट ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी तो जुमले में बिल्कुल भी इसका मतलब होगा। आगे देखें, यानी इस सेंटेंस से मैंने आपको ये बताया कि अपनी छुट्टियों में बिल्कुल भी वो अपने पेरेंट्स से मिलने की ख्वाहिश नहीं कर रहा। ही हैज़ नो डिज़ायर टू विजिट हिज पेरेंट्स ऑन वेकेशंस एट ऑल। नंबर 6 पे देखें, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, वो था बिल्कुल भी, और ये वाला वर्ड है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे नॉट एट ऑल इज़ ऑफन यूज इन फॉर्मल इंग्लिश व्हेन समवन एक्सप्रेसेस थैंक्स, यानी अगर आपको जैसे देखें मिसाल के तौर पे हम किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, वो हमें थैंक्स करता है, तो हम उर्दू में उसको कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। इस तरह का सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश में अगर कोई हमें थैंक्स कर रहा है कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह के तारीफ़ी कलमात बोल रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, यानी मैंने कुछ ख़ास आपके लिए किया ही नहीं। तो इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन बोला जाता है। तर्जमा नहीं आपने करना, ये एक फ्रेज़ है, ये एक फ़िक्रा है, क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकर हैं, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, अगर हम उनको थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया ये, तो आगे से कह रहे हैं नॉट एट ऑल, यानी कोई मसला नहीं, कुछ, ये तो कोई बात नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं किया आपके लिए। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, यानी आपने, हम कहेंगे कि आपने मेरे लिए बहुत सारे काम कर दिए, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे थैंक यू फॉर योर हेल्प, यानी आपकी मदद का शुक्रिया, तो आगे सुनने वाला कहेगा नॉट एट ऑल, यानी इतना कोई मसला भी नहीं है। आगे देखिए, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, किसी को मशवरा दिया, उसने आपका शुक्रिया अदा किया, तो आगे से आप बोलेंगे नॉट एट ऑल। आगे देखिए नंबर 7 पे, एट एनी रेट, किसी भी शरह पर। एट एनी रेट ऑफन बिगिंस एन इनफॉर्मल सेंटेंस, ये भी किस में शुरू होता है, इनफॉर्मल सेंटेंस में ये स्टार्ट में आता है। टू मूव द डिस्कशन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, यानी एक डिस्कशन जब हो रही है उसको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और टू एंड अ स्टोरी, या अगर हमने अपनी स्टोरी को ख़त्म करना है तब भी हम एट एनी रेट का इस्तेमाल करते हैं। एट एनी रेट कैन ऑल्सो फिनिश अ सेंटेंस, इस पे हम सेंटेंस को ख़त्म भी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, एट एनी रेट वी फिनिश द रिपोर्ट ऑन टाइम, यानी अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मैंने अपनी रिपोर्ट को था टाइम पर ही ख़त्म कर लिया, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के ही स्टार्ट में आ रहा है एट एनी रेट। नेक्स्ट देखिए, यू विल बी हैप्पी टू गेट होम आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क एट एनी रेट, यहाँ पे इसकी पोजीशन सेंटेंस के लास्ट में आ रही है एट एनी रेट। यू विल बी हैप्पी टू गेट होम, यानी आप खुश होंगे अपने घर में जाके, आफ्टर दिस हार्ड, इस हार्ड वर्क के बाद जब आप अपने घर जाएंगे तो आप खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पे हमने एट एनी रेट सेंटेंस के लास्ट में, मैंने बताया ना यहाँ पे आपको कि ये स्टोरी को ख़त्म करने के लिए, यानी कोई सेंटेंस, कोई बात के बारे में आप ख़त्म कर रहे हैं उसको, तो उसमें भी हम एट एनी रेट सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। आगे देखिए नंबर 8 पे, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले। एट फर्स्ट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस समथिंग, ये किसी ऐसी चीज़ को बताने के लिए इंट्रोड्यूस करने के काम आता है, दैट चेंजेस ओवर टाइम, जो वक्त के साथ तब्दील हो जाती है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे, एट फर्स्ट यानी शुरू में, आई डिडंट एंजॉय लिविंग इन न्यूयॉर्क, यानी पहले
पहले की बात हो रही है, जब मैं न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई थी तो मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रही थी। या एट फर्स्ट मैरी एन डिडंट नो एनी वन इन टाउन, यानी मैरी एन, मैंने एक इंग्लिश में लड़की का नाम लिखा है कि जब वो इस टाउन में आई थी, इस कस्बे में आई थी, तो उस वक्त उसको यहाँ पे बिल्कुल भी वो किसी को नहीं जानती थी। तो यहाँ पे भी मैंने एट फर्स्ट का मतलब क्या लिया है, पहले। पहले यानी मैं पहले जब इस्लामाबाद में आई थी तो मुझे यहाँ पे सब कुछ अजीब लग रहा था। अब मैं यहाँ की रहने वाली हो गई हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ मसला नहीं देती। तो जब भी आपने पहले की बात करनी है, यानी ये, और इसके अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एट फर्स्ट आई वॉज स्केयर्ड, पहले मैं डर गई और फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को समझने लगी। तो पहले के बारे में आपने जो भी बात करनी है कि पहले मुझे पता नहीं चला, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे आपने एट फर्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, फ्रेज़ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पे देखें, एट लास्ट, आखिरकार। एट लास्ट यानी काम आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ भी जो भी आप कर रहे थे आखिरकार हो ही गया, तो उसके लिए आपने एट लास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे एट लास्ट इज़ यूज टू बिगिन, यानी एट लास्ट कब शुरू इस्तेमाल होता है, शुरू करने के लिए और एंड, ख़त्म करने के लिए। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द फाइनल रिजल्ट, यानी अगर आपने कोई सेंटेंस में अपना एक्सप्रेशन बताना है कि मेरा काम शुरू हुआ था या ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद आपने अपने सेंटेंस को फाइनल रिजल्ट देने के लिए कि ये आखिर ये हो गया, उसके लिए आपने एट लास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एट लास्ट, आखिरकार, ही वॉज एबल टू रिलैक्स एंड हैव अ गुड डिनर विद हिज फ्रेंड्स, यानी आखिरकार वो इस काबिल हो गया कि वो रिलैक्स करे और अपने दोस्तों के साथ अपना गुड डिनर, अच्छा डिनर जो है वो रिलैक्स होके एंजॉय करे। यानी आखिरकार, यानी मे भी हो सकता है इस सेंटेंस से पहले ये सिचुएशन हो कि वो काफ़ी बिजी हो और उसको नहीं लग रहा होगा कि वो डिनर तक काम अपना ख़त्म कर लेगा, लेकिन चूंकि आखिरकार उसने काम ख़त्म कर लिया और अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकता है लफ्ज़, फैमिली, जो भी जिनके साथ भी वो डिनर कर रहा है, अच्छा रिलैक्स कर रहा है, तो आपने इस सेंटेंस में बस थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, आपको बस मैंने हर वीडियो में यही बताया कि आपको सिर्फ टेक्निक का पता होना चाहिए। यही सेंटेंस आप बहुत सारे लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़की के लिए भी कर सकते हैं, लड़के के लिए भी कर सकते हैं, बस आपको प्रोनाउन चेंज करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने होते हैं। कहीं पे इज़ एम आर आ जाता है, कहीं पे आपने देखे ही शी इट आ जाता है। सेंटेंस तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आपने यही सेंटेंस ज़्यादा लोगों के लिए बोलना है तो कैसे बोलना है और कम लोगों के लिए तो कैसे। नंबर 2 एग्जाम्पल देखें, ही वॉज वेरी ग्लैड इट वॉज ओवर एट लास्ट, वो बहुत खुश था कि आखिरकार ये ख़त्म हो गया। जैसे कि एट लास्ट मैंने आपको ये वीडियो जो है ना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और वीडियो ख़त्म हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने ऐड को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा होगा और पढ़ा होगा। अगर मेरी